हेलो फ्रेंड्स, दिस इज एसपी सिंह एंड वेलकम टू स्मार्टर एवरीडे। प्यारे दोस्तों, सीटेट दिसंबर 2024 को टारगेट करते हुए हमारी एसएसटी की क्लासेस कंटिन्यू हैं, जिसमें जो ऑफिशियल एनसीईआरटी का कंटेंट है हम उसको पढ़ रहे हैं। ठीक है। और जियोग्राफी की अगर भूगोल की बात करें तो जो क्लास 6 की भूगोल है जियोग्राफी वह पूरी कंप्लीट हो चुकी है। प्लेलिस्ट बनी हुई है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप उस पर क्लिक करेंगे प्लेलिस्ट आपके सामने आ जाएगी। ये जो हम जियोग्राफी पढ़ रहे हैं ये क्लास 7 की जियोग्राफी है, जिसका ये चैप्टर नंबर 3 है। ओके। और इसके बाद क्लास 8 की जियोग्राफी को हम लोग कवर करेंगे। ये जो आज का हमारा चैप्टर है हमारी बदलती पृथ्वी, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। और इस चैप्टर से, इस अकेले एक ही चैप्टर से जितने भी प्रश्न हमारे 2023 और 2024 में पूछे गए हैं, लास्ट में वो उन 8 से 10 प्रश्न हैं, उनको हम लोग लास्ट में डिस्कस कर लेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि हम चैप्टर वाइज जो PYQ हैं उनको निकालते हैं और आपको लास्ट में सॉल्व कराते हैं। इससे क्या होता है, आपका जो चैप्टर है वो 70 से 80% साथ में ही क्लियर हो जाता है। तो आइए शुरू करते हैं। जो भी विद्यार्थी क्लास में लास्ट तक बना रहता है डेफिनेटली बहुत कुछ सीखने वाला है। और जो एनसीईआरटी पढ़ रहा है, जो ये कंटेंट पढ़ रहा है, ये मान के चलिए उसने तय कर लिया है, उसका तय हो गया है कि सीटेट उसका क्लियर हो ही जाएगा। ठीक है। चलिए अब आगे बात करते हैं। हमारी बदलती पृथ्वी की यहाँ पे बात हो रही है और एक एक लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, पेन कॉपी साथ में लेके बैठिएगा। स्थल मंडल, स्थल मंडल क्या है? जिस पर हम रहते हैं। ठीक है। जिस पर हम रहते हैं, चलते हैं, घूमते हैं, फिरते हैं, जिस पे हमारी बिल्डिंग्स बनी है, हमारा घर बना है, वो स्थल मंडल है। अनेक प्लेटों में विभाजित है, जिन्हें स्थल मंडलीय प्लेट कहते हैं। डियर फ्रेंड, क्या कहते हैं? स्थल मंडलीय प्लेट कहते हैं। ये प्लेट हमेशा धीमी गति से चारों तरफ घूमती रहती हैं। ऐसा नहीं कि जो स्थल मंडल है वो एकदम फिक्स है। ठीक है, वही है। ये अनेक प्लेटों में विभाजित है, इसकी भी कई सारी प्लेट हैं, इन्हें हम स्थलमंडलीय प्लेट कहते हैं। ठीक है। और ये जो प्लेट हैं ये हमेशा धीमी गति से चारों तरफ घूमती रहती हैं, रोटेट होती रहती हैं। प्रत्येक वर्ष केवल कुछ मिलीमीटर, मीटर में भी नहीं, मीटर में भी नहीं, सिर्फ मिलीमीटर में जो है ये क्या करती हैं, मिलीमीटर के लगभग ये घूमती हैं। पृथ्वी के अंदर पिघले हुए मैग्मा में होने वाली गति के कारण ऐसा होता है। ध्यान दीजिए, आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है, ये दे देगा कि स्थलमंडलीय प्लेट हमेशा धीमी गति से चारों तरफ घूमती रहती है, प्रत्येक वर्ष केवल कुछ मिलीमीटर के लगभग। ये हो गया कथन। अब नीचे देगा कारण और कहेगा पृथ्वी के अंदर पिघले हुए मैग्मा में होने वाली गति। तो अब आपको बताना है, तो यहाँ पे कारण ध्यान रखिएगा, ये जो प्लेटों में रोटेशन होता है, जो गति है, जो मूवमेंट होता है, वो किस वजह से होता है? पृथ्वी के अंदर जो पिघला हुआ मैग्मा है उसमें होने वाली जो गति है उसकी वजह से ये जो प्लेटें हैं इनमें भी क्या होती हैं? गति होती है और ये रोटेट करती हैं, घूमती हैं। पृथ्वी के अंदर पिघला हुआ मैग्मा एक वृत्तीय रूप में घूमता रहता है। पृथ्वी के अंदर पिघला हुआ मैग्मा किस रूप में गति करता है? तो ये वृत्तीय रूप में गति करता है, वृत्तीय रूप में घूमता है। ठीक है। आगे बढ़ेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत आराम से, बहुत स्लो पढ़ेंगे क्योंकि एक एक लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये चैप्टर बहुत महत्वपूर्ण है। प्लेट की इस गति के कारण पृथ्वी की सतह पर परिवर्तन आता है। जाहिर सी बात है, जो प्लेटें हैं जब उनमें गति होगी तो गति की वजह से थोड़ा बहुत चेंजेस तो देखने को मिलेगा। पृथ्वी की गति को उन बलों के आधार पर विभाजित किया गया है। पृथ्वी पर जो मूवमेंट हो रही है, पृथ्वी पर जो गति हो रही है, उसको विभाजित किया गया है उन बलों के आधार पर। किन बलों के आधार पर? जिनके कारण ये गतियां उत्पन्न होती हैं। क्योंकि अगर गति हो रही है तो जाहिर सी बात है, सिंपली तो गति होगी नहीं, जाहिर सी बात है कि उनमें कहीं ना कहीं से कोई ना कोई बल जरूर लग रहा होगा। विदाउट फोर्स मूवमेंट हो ही नहीं सकता, बिना बल लगाए किसी चीज में परिवर्तन नहीं आ सकता। तो जब यहाँ पे पृथ्वी की सतह पर जो परिवर्तन हो रहा है, जो गति हो रही है, उसके पीछे कोई ना कोई बल है और इसी वजह से क्या होता है, जो सतह है उस पर परिवर्तन आता है
और पृथ्वी की गति को उन बलों के आधार पर ही विभाजित किया गया है जिनके कारण गतियां उत्पन्न होती हैं। जो बल पृथ्वी के आंतरिक भाग में घटित होता है उन्हें अंतर्जनित बल या फिर एंडोजेनिक फोर्स कहते हैं, आंतरिक भाग में। और जो बल पृथ्वी की सतह पर उत्पन्न होते हैं उन्हें बहिर्जनिक बल या फिर एक्सोजेनिक फोर्स कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, पृथ्वी के आंतरिक भाग में जो बल लग रहा है, आंतरिक भाग में जो बल घटित हो रहा है वो एंडोजेनिक फोर्स कहलाएगा, अंतर्जनित बल कहलाएगा। और जो पृथ्वी की सतह पर लग रहा है उसे एक्सोजेनिक या फिर बहिर्जनिक बल कहते हैं। अब इस लाइन को नोट कीजिए, अंतर्जनित बल कभी कभी आकस्मिक गति उत्पन्न करते हैं। जो अंतर्जनित बल है, जो पृथ्वी के आंतरिक भाग में लग रहा है, वो कभी कभी अचानक से गति उत्पन्न करते हैं और कभी कभी धीमी गति। भूकंप एवं ज्वालामुखी जैसी आकस्मिक गति के कारण पृथ्वी की सतह पर अत्यधिक हानि होती है। जो अंतर्जनित बल है, अगर वो अचानक से कभी गति करता है, अगर कभी वो अचानक गति उत्पन्न कर देता है तो इससे भूकंप और ज्वालामुखी जैसी घटनाएं घटित होती हैं, जिस वजह से पृथ्वी पर बड़ी मात्रा में हानि भी होती है। ध्यान रखिएगा, यहाँ से प्रश्न पूछे गए हैं। अब आगे बढ़ेंगे। चलिए, यहाँ पर पृथ्वी की जो गतियाँ हैं उनको यहाँ पे दिखाया गया है। पृथ्वी की जो गतियाँ हैं उनमें दो बल लगते हैं, ठीक है। पृथ्वी की जो गति है उस पर पृथ्वी की गति को इन बलों के आधार पर ही विभाजित किया गया है और वो बल हैं अंतर्जनित बल और बहिर्जनित बल। ओके, अंतर्जनित बल क्या है? ये कभी कभी अचानक, अंतर्जनित बल जो है ये कभी अचानक से गति उत्पन्न करते हैं और जब ये अचानक गति उत्पन्न करते हैं तो पृथ्वी पर या तो भूकंप आता है, ज्वालामुखी होता है या फिर भूस्खलन हो जाता है। इसी के अंतर्गत एक आता है पटल विरूपण बल, ठीक है, जैसे जिसमें ये कभी कभी धीमी गति उत्पन्न करते हैं, इससे पर्वत निर्माणकारी बल होता है ये। दूसरा बहिर्जनित बल होता है। बहिर्जनित बल कौन सा है? जो पृथ्वी की सतह पर उत्पन्न होता है, ठीक है। इसमें अपर्दन और निक्षेपण की घटनाएं सम्मिलित हैं। आपको पता है अपर्दन और निक्षेपण क्या होता है? बहुत छोटे शब्दों में कहूं तो जैसे जो नदी का पानी है, जो नदी अपने साथ मिट्टी को काट करके ले जा रही है वो अपर्दन कहलाएगा। पानी के बहाव के साथ जो मिट्टी कट रही है वो अपर्दन कहलाएगा। और जब वही मिट्टी जाकर के दूसरी जगह जमा हो रही है तो इसे निक्षेपण कहेंगे, ठीक है। निक्षेपण का अर्थ है जैसे जो हवा है या बहता हुआ पानी है, समुद्र है या बर्फ के द्वारा बहाकर लाया गया जो भी कंकड़, रेत, मिट्टी है, ठीक है, या पानी में जो घुले लवण हैं, वो जब एक जगह से दूसरी जगह जाकर के जब जमा हो जाते हैं तो उसे निक्षेपण कहा जाता है। आई बात समझ में? शुद्ध शब्दों में समझिए, पानी जब एक जगह से मिट्टी को काट करके ले गया वो अपर्दन कहलाएगा, दूसरी जगह उसने उस मिट्टी को जमा कर दिया वो निक्षेपण कहलाएगा, ठीक है। अब इसमें क्या है? नदी का बहता हुआ जल क्या करेगा? अपर्दन करेगा। एक जगह से मिट्टी को काटेगा, दूसरी जगह उसको जो है कि जाकर के जमा कर देगा। तभी तो आप देखते नहीं कभी कभी जहाँ बहुत समतल स्थान होता है वहाँ क्या हो जाता है, वहाँ पता लगा गहरी खाई बन गई क्योंकि वहाँ से मिट्टी सब कट गई, और जहाँ पे खाई थी वहाँ टीला बन गया, यानी कि वहाँ निक्षेपण हो गया, ठीक है। पवन क्या करती है? रेत उड़ा करके ले जाती है। अब एक जगह से रेत उड़ा ले गई, दूसरी जगह जाकर के वो रेत कहीं ना कहीं तो गिरेगी, तो जहां वो रेत जमा हो गई वो निक्षेपण हो गया। समुद्री तरंगे यही करती हैं, एक जगह से अपर्दन करती हैं, दूसरी जगह जाकर के उसका निक्षेपण कर देती हैं। इधर से रेत को काट कर ले गई और दूसरी जगह जाकर के उन्होंने क्या कर दिया? जमा कर दिया। हिमनद जो बर्फ की नदी होती है, बर्फ की जो नदी होती है वो भी यही करती है, अपने साथ कुछ ना कुछ कंकड़ पत्थर, छोटे छोटे कंकड़ हो गई, रेत हो गई, मिट्टी हो गई या पानी में और जो घुले लवण होते हैं वो अपने साथ ले गई और दूसरी जगह जाकर के उसने क्या कर दिया? जमा कर दिया। इस घटना को हिमोड कहा जाता है। ओके, ये बात समझ में आ गई? वेरी इंपॉर्टेंट, इसको समझिए, इसको ध्यान रखिएगा, इतना क्लियर होता है। हम आगे बढ़ते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है, कंसंट्रेट होकर के पढ़िएगा। स्थल मंडलीय प्लेट की अगर बात करें, जो शुरुआत में पहली लाइन में हमारा शब्द आया था स्थल मंडलीय प्लेट, भू परपट्टी में जमीन के ऊपर जो परपट्टी है इसमें अनेक बड़ी एवं कुछ छोटी कठोर असमान आकार की प्लेट होती हैं। आकार समान नहीं होता,
आकार की प्लेटें होती है जिन पर महाद्वीप एवं महासागर की सतह टिकी हुई है, उन्हें स्थलमंडलीय प्लेट कहा गया है। आगे बढ़ते हैं। वेरी गुड, बहुत इंपॉर्टेंट, देखिएगा ज्वालामुखी क्या है। भूपर्पटी पर खुला एक ऐसा छिद्र होता है, भूपर्पटी ये रही, ये क्या है, ये पर्पटी है, मेटल है, आंतरिक रोड, ये आपने तीनों कल पढ़े थे, इससे पहले वाली क्लास में पढ़े थे। नहीं देखा है तो इससे जस्ट ऊपर आपको वीडियो मिलेगा प्लेलिस्ट में, उसको देखिएगा। ये जैसे ये पर्पटी है, ये मेटल है, ठीक है। तो पर्पटी पर खुला एक ऐसा छिद्र होता है जिससे, मान लीजिए ये रहा, ये क्या है, छिद्र है, यहाँ से क्या है, ये, जिससे पिघले हुए पदार्थ अचानक निकलते हैं। ये पिघला हुआ पदार्थ है, इधर जा रहा है, इधर ऐसे गया, ये ऐसे बह गया, क्योंकि ये पिघला हुआ पदार्थ नीचे की तरफ बह रहा है। ये क्या है, ये लावा है, ठीक है, और अचानक निकलते हैं, ये ज्वालामुखी कहलाता है। ओके, गैस एवं भाई जब ये जो पिघला हुआ पदार्थ है, जाहिर सी बात है इसमें कुछ गैस भी होगी, कुछ राख भी होगी, तो वो यहाँ इस तरीके से निकलती है। ओके, अब जो हम पीछे अभी एंडोजेनिक फोर्स और एक्सोजेनिक फोर्स पढ़ रहे थे, अंतर्जनित बल और बहिर्जनित बल, वो यहाँ पे दिया है। एंडो का मतलब होता है अंतः, और जेनिक का मतलब होता है उत्पत्ति, यानी कि अंदर से जो उत्पत्ति होती है, अंदर जो बल घटित होता है, उसे एंडोजेनिक फोर्स कहा गया है। वहीं पर एक्सो का मतलब बाह्य होता है, जेनिक का मतलब उत्पत्ति, जो बाहर घटित होता है उसे एक्सोजेनिक कहते हैं। इतनी बात क्लियर होती है। अब आगे बढ़ते हैं, चलिए यहां तक क्लियर हो गया। अब अगला पॉइंट कहता है कि इसी प्रकार स्थलमंडलीय प्लेटों के गति करने पर, जो स्थलमंडल की प्लेटें हैं जब वो गति करती हैं तो पृथ्वी की सतह पर कंपन होता है। जाहिर सी बात है, जब जो प्लेटें हैं वो मूवमेंट करेंगी तो थोड़ा बहुत कंपन तो बनता है, थोड़ा बहुत कंपन होगा, ठीक है। और जब कंपन होता है तो ये कंपन पृथ्वी के चारों ओर गति कर सकता है। कंपन हो रहा है तो पृथ्वी के चारों ओर मूवमेंट फैलेगा। इस कंपन को ही भूकंप कहते हैं। कभी कभी बड़ा हल्का भूकंप हम लोग झटके महसूस करते हैं, कभी कभी बड़े भूकंप आ जाते हैं, बिल्डिंगें गिर जाती हैं, बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाता है, कभी हल्के। तो ये है, स्थलमंडल में जो प्लेटें हैं जब वो गति करती हैं तो पृथ्वी पर कंपन होता है, और ये कंपन क्या करता है, पृथ्वी के चारों ओर गति करता है। इसी कंपन को हम भूकंप नाम देते हैं, ठीक है। भूपर्पटी जो है, इसके नीचे वो स्थान जहाँ कंपन आरंभ होता है, ध्यान दीजिएगा, भूपर्पटी के नीचे वो जगह जहाँ कंपन आरंभ होता है उद्गम केंद्र कहलाता है। जहाँ कंपन आरंभ होता है उसे क्या कहते हैं, उसे उद्गम केंद्र कहते हैं। मैं आपको दिखा दूं उद्गम केंद्र कहाँ है, ये रहा। जहाँ कंपन आरंभ होता है वो उसे उद्गम केंद्र कहते हैं, ठीक है। वो स्थान जहाँ भूकंप उत्पन्न होता है वह भूकंपी ऊर्जा का उद्गम केंद्र कहलाता है। इतनी बात क्लियर हो गई, ठीक है। उद्गम केंद्र के भू सतह पर उसके निकटतम स्थान को अधिकेंद्र कहते हैं। निकटतम स्थान को क्या कहा गया है, अधिकेंद्र। वो कहाँ है, इसके जस्ट पड़ोस में ये रहा, ये वाला जो बिंदु है इसको अधिकेंद्र कहा गया है डियर फ्रेंड, ठीक है। क्या कहा गया है, अधिकेंद्र, ठीक है। उद्गम केंद्र के भू सतह पर उसके निकटतम स्थान को अधिकेंद्र कहते हैं। इतनी बात क्लियर है, ठीक है। अधिकेंद्र से कंपन बाहर की ओर तरंगों के रूप में गमन करती हैं। अधिकेंद्र कहाँ है, ये अधिकेंद्र है डियर फ्रेंड, ठीक है, ये अधिकेंद्र है। तो अधिकेंद्र से जो कंपन है वो बाहर की ओर तरंगों के रूप में, ये देखिए, ये बाहर की ओर इस तरीके से, इस तरीके से, इस तरीके से, इस तरीके से, ये क्या जा रहा है, ये बाहर की तरफ जा रहा है। ये कंपन कहाँ हो रहा है, बाहर की तरफ हो रहा है। यहाँ से शुरू हुआ था तो ये बाहर की तरफ जा रहा है, ठीक है। बाहर की ओर तरंगों के रूप में गमन करती हैं। ओके, इतनी लाइन क्लियर हो गई, ठीक है। अधिकेंद्र के निकटतम भाग में सर्वाधिक हानि होती है। जाहिर सी बात है, जहां कंपन हो रहा है, जहां से पैदा हुआ है, तो वहां पे कंपन तो तेज होगा ना। जैसा कि लाइन कह रही है कि अधिकेंद्र के निकटतम भाग में, तो इसका जो पड़ोसी एरिया होता है, ठीक है, यहाँ पे ज़्यादा हानि होती है क्योंकि यहाँ पे कंपन तेज होता है।
और जब अधिकेंद्र से दूरी बढ़ती है, इस कंपन की जब दूरी बढ़ती जाती है तो भूकंप की जो तीव्रता है वो धीरे धीरे घटती जाती है, कम होती जाती है। ओके, तो ये जो अधिकेंद्र है यहाँ पर जो जगह है यहाँ कंपन तेज होगा, फिर ये जितना दूर जाएगा उतना हल्का होता चला जाएगा। ओके, इतनी बात क्लियर है। यहाँ पे लिखा है कि अधिकेंद्र के निकटतम भाग में सर्वाधिक हानि होती है। अधिकेंद्र से दूरी बढ़ने के साथ भूकंप की तीव्रता धीरे धीरे कम होती जाती है। ओके, चलिए इतनी बात क्लियर है। अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे कुछ खास है नहीं, ठीक है। भूकंपीय तरंगे 3 प्रकार की होती हैं, पी तरंगे अथवा अनुदैर्ध्य तरंगे, एस तरंगे अथवा अनुप्रस्थ तरंगे, एल तरंगे अथवा पृष्ठीय तरंगे। ये 3 प्रकार की भूकंपीय तरंगे होती हैं, इनका नाम आप ध्यान रखिएगा। आगे बढ़िए। यद्यपि भूकंप की भविष्यवाणी संभव नहीं है, भूकंप की भविष्यवाणी करना संभव नहीं है, लेकिन अगर हम पहले से तैयार हों तो इसके प्रभाव को निश्चित रूप से कम किया जा सकता है। स्थानीय लोग, यानी कि जहां भूकंप आने वाला है या जहां अक्सर भूकंप आता रहता है, तो उन लोगों को कुछ अनुभव हो जाता है। जब भूकंप आने को होता है तो वो उन्हें अनुभव हो जाता है कि हाँ अब भूकंप आने वाला है, क्योंकि वहाँ अक्सर आता रहता है इस वजह से। तो जो स्थानीय लोग होते हैं कुछ सामान्य तरीकों से भूकंप की संभावना का अनुमान लगा लेते हैं, जैसे जानवरों के व्यवहार का अध्ययन। भाई जानवर अगर भूकंप आने वाला होता है तो जानवरों को पहले पता चल जाता है, तो वो कुछ अलग प्रकार की उनके व्यवहार में कुछ परिवर्तन देखने को मिलेगा। तालाब में मछलियों की उत्तेजना से पता चलता है, सांपों का धरातल पर आ जाना। तो ये सब देख करके लोग अनुमान लगा लेते हैं कि भूकंप का प्रभाव भूकंप जो है भूकंप का प्रभाव है या भूकंप आने वाला है। गुजरात में भूकंप के द्वारा जो विनाश हुआ वो यहाँ पे दिया गया है। 26 जनवरी 2001 को भुज शहर में रिक्टर स्केल पर 6.9 की तीव्रता वाला भीषण भूकंप आया था। ठीक है, इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा, बाकी कुछ नहीं है। 26 जनवरी 2001 की बात है। इसको कहाँ? भुज शहर में रिक्टर स्केल पर जो तीव्रता मापी गई वो 6.9 थी, किसकी? भूकंप की। ठीक है, ये कुछ खास नहीं है, इसको छोड़ दीजिए, आगे बढ़ते हैं। क्या आप जानते हैं, इसको नोट कर लीजिए, तुरंत लिख लीजिए। क्या आप जानते हैं भूकंप का मापन एक यंत्र से किया जाता है जिसे भूकंप लेखी कहते हैं। भूकंप लेखी क्या है? जिससे हम भूकंप का मापन करते हैं उसे भूकंप लेखी कहते हैं। भूकंप की तीव्रता रिक्टर स्केल पर मापी जाती है। अगला पॉइंट लिखिए, जिस भूकंप की तीव्रता, जूम कर लेते हैं, ठीक है यहाँ तक, अब ठीक है, जिस भूकंप की तीव्रता 2.0 या उससे भी कम होती है उसका प्रभाव नहीं के बराबर होता है। जैसे हमको नहीं कभी कभी बहुत हल्का महसूस हम लोगों को होता है, ठीक है, कुछ थोड़ा बहुत हिला हुआ लगा कि यहाँ कुछ हिला है, कुछ मूवमेंट हुआ है, तो वो लगभग इतना ही होता है। तो जिस भूकंप की तीव्रता 2.0 या उससे कम होती है उसका प्रभाव नहीं के बराबर होता है। जिस भूकंप की तीव्रता 5.0 होती है वह वस्तुओं के गिरने से क्षति पहुंचा सकता है। यानी कि जिस भूकंप की तीव्रता 5.0 है उससे थोड़ी बहुत हानि हो जाती है। जिस भूकंप की तीव्रता 6.0 या उससे अधिक होता है वो बहुत शक्तिशाली होता है, उससे बहुत ज़्यादा हानि होती है। और जिसकी तीव्रता 7.0 या अधिक होती है वो सर्वाधिक शक्तिशाली समझा जाता है। तो ये आप ध्यान रखिएगा। भूकंप से बचाव की कुछ तैयारी अगर हम करें तो वो यहाँ पे दिया है। एक तो सुरक्षित स्थान पर जाएं। रसोई के काउंटर या मेज के नीचे, दीवार के अंदरूनी कोने में हम बैठ सकते हैं, इनसे दूर रहें। आग वाला स्थान हो गया, चिमनी के आसपास या टूट सकने वाली जो खिड़कियां हैं, दर्पण, तस्वीर फ्रेम, इनसे दूर रहें। पहले से तैयार रहें। अपने दोस्तों एवं पारिवारिक सदस्यों के बीच जागरूकता फैलाएं और आपदा का सामना विश्वास से करें। आगे बढ़ेंगे, मुख्य स्थल आकृतियों की बात करेंगे। देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर, बहुत इंपॉर्टेंट कंटेंट। मुख्य स्थल आकृतियों की बात करेंगे, समझिए पॉइंट को। अपक्षय एवं अपर्दन, आपको पता है क्या होता है अपक्षय और क्या होता है अपर्दन। अपक्षय का मतलब होता है, समझ लीजिए, अपक्षय का मतलब है पृथ्वी की सतह पर मौजूद जो चट्टान या खनिज हैं जब वो टूटते हैं या घुलते हैं तो उसे अपक्षय कहते हैं। ठीक है, पृथ्वी की सतह पर जो भी चट्टानें मौजूद हैं, जो खनिज हैं, उनका टूटना या घुलना
क्या कहलाता है? अपक्षय कहलाता है। अपर्दन यानी कि मिट्टी का कटाव हो गया तो ये अपर्दन के अंतर्गत आएगा। अपक्षय एवं अपर्दन नाम के दो प्रक्रमों के द्वारा दृश्य भूमि लगातार विघटित होती रहती है। दृश्य भूमि का मतलब क्या है? यहाँ पे दृश्य भूमि कहो या फिर इसको भू दृश्य कहो, भू दृश्य भी कहते हैं इसको। समझिए, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर चल रहा है। दृश्य भूमि कहो या भू दृश्य, इसका मतलब होता है किसी जगह की दिखने वाली जो खासियत है और उसके जो लक्षण हैं उसको हम भूदृश्य कहते हैं। पहले पॉइंट तो यह ध्यान रखिएगा, दृश्य भूमि यानी कि दिखने वाली जगह। इसमें जमीन के किसी टुकड़े के कई गुण शामिल होते हैं, जैसे कि पेड़ पौधे और नदियाँ हो गई, झील, तालाब, मैदान, घर, इमारतें, समुद्र, पहाड़, ढलाने, ये सब हमारे क्या है? दिखने वाले हैं, तो ये दृश्य भूमि के अंतर्गत आएंगे। तो जब अपक्षय होता है, ठीक है, चट्टानें टूटती हैं, खनिज टूटता है, अपर्दन होता है, मिट्टी का कटाव होता है, तो इससे जो हमारी ज़मीन दिख रही है हमको, उसमें लगातार विघटन हो रहा है। ठीक है, पृथ्वी की सतह पर शैलों के टूटने से, पृथ्वी की सतह पर जब शैल टूटती हैं तो उससे अपक्षय की क्रिया होती है। चट्टान टूट गई, शैल टूट गई, तो ये अपक्षय की क्रिया होती है। भूदृश्य पर जल, पवन एवं हिम जैसे विभिन्न घटकों के द्वारा होने वाले क्षय को अपर्दन कहते हैं। ये जो अपर्दन है वो जल के माध्यम से भी होता है। जल क्या करेगा? मिट्टी को काट करके ले जाएगा, पेड़ पौधों को काट करके ले जाएगा। पवन यानी कि जो वायु है, हवा है, वो रेत उड़ा करके ले जाती है। हिम यानी कि जो बर्फ़ की नदी है वो अपने साथ कुछ चीज़ों को बहा करके ले जाती है। तो ये विभिन्न घटक हैं जिनके माध्यम से जो नुकसान होता है, जो क्षय होता है, उसको अपर्दन कहते हैं। वायु, जल आदि अपर्दित पदार्थ को, जो पदार्थ एक जगह से कट गया या जिस पदार्थ को वायु या जल ने एक जगह से उठा लिया, उसको एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाते हैं। एक स्थान से ये उठा लेते हैं, दूसरी जगह ले जाते हैं और फलस्वरूप एक स्थान पर निक्षेपित कर देते हैं, दूसरी जगह ले जाकर के उसको जमा कर दिया। तो अपर्दन और निक्षेपण कि ये प्रक्रम पृथ्वी के धरातल पर विभिन्न स्थल आकृतियों का निर्माण करते हैं। स्थल आकृति कैसे बनती है? मैंने अभी पहले बताया था कि जब एक जगह से, मान लीजिए पहले नदी इधर बह रही थी और पता लगा एक ही साल में जहाँ नदी बह रही थी वहाँ खेती होने लग गई और जहाँ लोगों के घर थे आज वहाँ नदी बह रही है। तो ये क्या हुआ? ये इधर से जहाँ नदी बह रही थी उधर इसने क्या कर दिया? उधर इसने निक्षेपण कर दिया और इधर से अपर्दन कर दिया। अपर्दन का मतलब जो इधर घर बने थे, बिल्डिंग बनी थी, उनको ये काट करके ले जा करके दूसरी जगह जमा कर दिया, या बाहर से मिट्टी ला करके नदी ने यहाँ जमा कर दिया और अब यहाँ पे इसने अपर्दन करना शुरू कर दिया। ठीक है, तो स्थल आकृतियों का इस तरीके से निर्माण होता है, या ऊंचे ऊंचे टीले बन जाते हैं। ठीक है, जहाँ गहरी खाई थी वहाँ ऊंचा टीला बन गया, तो ये एक अलग प्रकार की स्थल आकृति का निर्माण हुआ। यहाँ पे नदी के कार्य को समझते हैं। नदी के जल से दृश्य भूमि का अपर्दन होता है। दृश्य भूमि जो सामने हमें दिख रही है, नदी का जल आया, उससे हमारे घर कट गए, हमारे खेत कट गए, बिल्डिंगें गिर गई, तो उसका अपर्दन हुआ। जब नदी किसी खड़े ढाल वाले स्थान से अत्यधिक कठोर शैल या खड़े ढाल वाली घाटी में गिरती है तो ये जलप्रपात बनती है, तो ये एक झरना का रूप ले लेती है। ओके, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं एक जलप्रपात है, यहाँ एक झरना बना हुआ है। कठोर शैल जल की शक्ति द्वारा काटे गए मृदु शैल जो हैं वो यहाँ पे दिखाए गए हैं, और ये समझिए इस तरीके से एक झरना तैयार हो जाता है। ठीक है, आगे पढ़ेंगे, फिर हम थोड़ा ये ऊपर वाला पॉइंट पढ़ेंगे। देखिए, पॉइंट कहता है कि जब नदी मैदानी क्षेत्र में प्रवेश करती है तो वह मोड़दार मार्ग पर बहने लगती है। भाई पूरा एक मैदान पड़ा हुआ है, जब नदी इस मैदान में एंटर करेगी तो जाहिर सी बात है वो मोड़दार मार्ग पर बहने लगती है, और फिर नदी के इन्हीं बड़े मोड़ों को विसर्प कहा जाता है। वो क्या करती है? मैदानी क्षेत्र में प्रवेश किया, अब वो मोड़दार मार्ग में ऐसे ऐसे बहने लगती है, तो इसको, इन मोड़ों को विसर्प कहते हैं। क्या कहते हैं? विसर्प कहते हैं। इसके बाद विसर्पों के किनारों पर लगातार अपर्दन एवं निक्षेपण शुरू हो जाता है। जहाँ से नदी बह रही है, ये जो किनारे हैं, यहाँ से वो अपर्दन करेगी, यानी कि मिट्टी काटना शुरू कर देगी। यहाँ से तेज धार बह रही है तो ये मिट्टी कटना शुरू हो जाएगी, इधर से कटेगी और दूसरी जगह जाकर के कहीं ना कहीं ये निक्षेपित होगी, कहीं ना कहीं ये जमा होगी, है ना, जाहिर सी बात है। और तो इस तरीके से ये विसर्पों के किनारों पर लगातार अपर्दन निक्षेपण शुरू हो जाता है। विसर्प लूप के सिरे
निकट आते जाते हैं। अभी इस इमेज में आपको समझा देंगे, पहले पढ़ लीजिए। विसर्प लूप के सिरे निकट आते जाते हैं, समय के साथ विसर्प लूप नदी से कट जाते हैं और एक अलग झील बनाते हैं जिसे चाप झील भी कहा गया है या कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, ये आपके सामने पिक्चर है, ये मैदानी क्षेत्र है पूरा। ठीक है, यहाँ पे नदी ने यहाँ से प्रवेश किया। ठीक है, तो ये मोड़ ले लेती है इस तरीके से, फिर ये ऐसे ऐसे, ठीक है, बहने लगती, ये ऐसे, ये क्या, ये जो स्थान कहलाया ये विसर्प कहलाया। ठीक है, ये ऐसे ऐसे इस तरीके से नदी बहने लगती है। ठीक है, और फिर कहीं ना कहीं कोई एक जगह जहाँ पानी रुक जाता है या अलग तरीके से पानी बहने लगता है, ठीक है, उसे वो एक झील बन जाती है। समय के साथ जो विसर्प है लूप नदी से कट जाते हैं। ठीक है, मान लीजिए ये एक विसर्प था, यहाँ पे ऐसे ऐसे बह रहा था, ये पता लगा नदी से अलग हो गया, नदी इधर सीधे बहने लग गई, ये जो अलग पार्ट हो गया ये क्या कहलाया, ये झील कहलाया। ये अलग झील बनती है जिसे चाप झील कहते हैं। जैसे यहाँ से नदी बह रही थी भैया और ये बेचारा कट के अलग हो गया नदी से, तो ये चाप झील का निर्माण हो गया यहाँ पे। ठीक है, कभी कभी नदी अपने तटों से बाहर बहने लगती है। ठीक है, आपने देखा होगा कि नदी का किनारा कहीं और है, पता लगे नदी उधर जिधर बहनी चाहिए थी उधर कम है, दूसरे क्षेत्र में ज़्यादा हो गई, दूसरे क्षेत्र में पता लगे बाढ़ आ गई। ठीक है, तो कभी कभी नदी अपने तटों से बाहर बहने लगती है, फलस्वरूप निकटवर्ती क्षेत्रों में बाढ़ आ जाती है। बाढ़ के कारण नदी के तटों के निकटवर्ती क्षेत्रों में महीन मिट्टी और अन्य पदार्थों का निक्षेपण करती है। जो नदी अपने साथ महीन मिट्टी बहा करके लाई है वो अब वहाँ आकर के जमा हो गई। ऐसी मिट्टी एवं पदार्थों को अवसाद कहते हैं। इससे समतल उपजाऊ बाढ़कृत मैदान का निर्माण होता है। समतल और उपजाऊ, उपजाऊ का मतलब ये होता है जहाँ पे नदी बह रही थी, आज जो नदी ने वो स्थान छोड़ दिया, दूसरी जगह बहने लग गई, तो ये जो स्थान अब फसल करने के लायक बन गया, ये बहुत उपजाऊ हो जाता है, ये बहुत उपजाऊ होता है, इसमें फसल बहुत अच्छी होती है। बाढ़कृत मैदान का निर्माण होता है। नदी के उत्थित तटों को तटबंध कहते हैं। ये उत्थित तट क्या होते हैं समझिए, ये देखिए आपके सामने यहाँ पे इमेज आ गई है। नदी के उत्थित तटों को तटबंध कहते हैं, यानी कि यहाँ पे ये देखिए नदी बह रही है, ये वाला जो इसका पोर्शन है, ये वाला, ये जो इसके ऊंचे ऊंचे तट हैं, ये क्या कहलाएगा, ये तटबंध कहलाएगा। ठीक है, ये जो ऊंचे ऊंचे पार्ट, ये जो ऊंचा पार्ट आप देख पा रहे हैं किनारी इसकी यहाँ तक, ये क्या है, ये उत्थित तट हो गया। ठीक है, इसी को तटबंध कहते हैं। आगे पॉइंट लिखा है कि समुद्र तक पहुँचते पहुँचते नदी का प्रवाह धीमा हो जाता है और नदी अनेक धाराओं में विभाजित हो जाती है। जब तक नदी समुद्र तक पहुंचती है तो उसका जो प्रवाह है वो धीमा हो जाता है, नदी स्लो बहने लगती है और कई सारी धाराओं में विभाजित हो जाती है। जैसे यहाँ पे आप इस इमेज में देख सकते हैं, ये मुख्य नदी है। ठीक है, ये मुख्य नदी है और ये यहाँ से जब एंटर करती है तो यहाँ से ये अलग अलग धाराओं में विभाजित हो गई, बहुत सारी धाराएं बन गई। ठीक है, अलग अलग धाराओं में ये बहने लगी। इसको वितरिका कहा जाता है। क्या कहा जाता है, वितरिका कहा जाता है। ठीक है, यहाँ नदी इतनी धीमी हो जाती है कि ये अपने साथ लाए मलबे का निक्षेपण करने लगती है। जो नदी बहा करके अपने साथ छोटे मोटे कंकड़, बालू, मिट्टी, रेत, जो भी कुछ लेकर के आई है पदार्थ, अब वो यहाँ पे वो निक्षेपण करने लगती है। अब उन चीज़ों का जमाव होने लगता है। क्यों? क्योंकि अब पानी में उतना प्रवाह नहीं रहा, पानी में उतनी स्पीड नहीं रही कि वो सब चीज़ें साथ में बह सकें, इसलिए अब वो यहाँ पे रुकने लगती हैं, जमा होने लगती हैं। प्रत्येक वितरिका अपने मुहाने का निर्माण करती है, यानी कि हर ये जो धारा है वो अब क्या करती है, मुहाने का निर्माण करती है। मुहाना वो स्थान होता है, मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था एक वीडियो में, कि जहाँ पे जो नदी है वो जब समुद्र में प्रवेश करती है तो इस स्थान को, मान लीजिए नदी है, ये समुद्र है, यहाँ पे ये जो स्थान होगा इसका, ये नदी का मुहाना कहलाता है। ठीक है, सभी मुहानों के अवसादों के संग्रह से डेल्टा का निर्माण होता है। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे। समुद्र तरंग के क्या काम होते हैं, पढ़ लीजिए, फिर इस इमेज को समझा देंगे। यहाँ पे एक इमेज दी हुई है, चलिए समुद्र तरंग के कार्य समझिए। समुद्र तरंग के अपर्दन एवं निक्षेपण तटीय स्थल आकृतियां बनाते हैं। जो समुद्र में लहरें उठती हैं, तरंगें उठती हैं, उनसे अपर्दन भी होता है,
मिट्टी का कटाव भी होता है रेत का, दूसरी जगह जमाव भी होता है, इससे नई स्थल आकृतियां तैयार हो जाती हैं। समुद्री तरंगे लगातार शैलों से टकराती रहती हैं जिससे दरार विकसित होती है। समय के साथ ये बड़ी और चौड़ी होती जाती हैं, जो दरारें हैं वो धीरे धीरे बड़ी होती जाती हैं, चौड़ी होती जाती हैं। इनको समुद्री गुफा नाम दिया गया है। क्या कहा गया है? इनको समुद्री गुफा कहा जाता है। लाइक दिस, ऐसे जैसे यहाँ पे ये एक गुफा तरीके से बनी है, ये समुद्री गुफा कहलाती है। इन गुफाओं के बड़े होते जाने पर, जब ये गुफाएं बड़ी होती जाती हैं, इनमें केवल छत ही बचती है ऐसे, और फिर ये तटीय मेहराब बनते हैं। लगातार अपरदन छत को भी तोड़ देता है। फिर जब लगातार अपरदन होता रहता है तो इसके ऊपर की छत गायब है, ये सिर्फ एक दीवार बनी है, इसको स्टैक नाम दिया जाता है। ठीक है, ये बिल्कुल एक दीवार जैसा दिख रहा है, इसको स्टैक कहते हैं। समुद्री जल के ऊपर लगभग ऊर्ध्वाधर उठे हुए ऊंचे शैलीय तटों को समुद्र भृगु कहा जाता है। क्या कहा जाता है? समुद्र भृगु नाम दिया जाता है। समुद्री तरंगे किनारों पर अवसाद जमा करके समुद्री पुलिन का निर्माण करती हैं। इतनी बात क्लियर हो गई? वेरी गुड। अब हम हिमनद के कार्य पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? हिमनद के कार्य पढ़ेंगे। देखिएगा, चलिए समझिए। हिमनद, हिम का मतलब बर्फ, नद का मतलब नदी, यानी कि हिम का मतलब बर्फ, नद का मतलब नदी। बर्फ की नदी को हिमनद कहते हैं। हिमनद अथवा हिमानी बर्फ की नदियां होती हैं। हिमनद अपने नीचे की कठोर चट्टानों से गोलाश्मी मिट्टी और पत्थरों को अपरदित कर देती है। यानी कि जो हिमनद है, जो बर्फ़ की नदी है, वो अपने नीचे की जो कठोर चट्टानें हैं, चट्टान उनसे क्या करती है? गोलाश्मी मिट्टी और पत्थरों को वहाँ से वो काट लेती है, वहाँ से उनको उठा लेती है, और गोलाश्मी मिट्टी और पत्थरों से भूदृश्य का अपरदन करती है। ठीक है, उनसे जो भूदृश्य हैं उनका भी अपरदन करती है। हिमनद गहरे गर्तों का निर्माण करते हैं। जो बर्फ़ की नदी है वो गहरे गर्त का निर्माण करती है। पर्वतीय क्षेत्र में बर्फ़ पिघलने से उन गर्तों में जल भर जाता है और वे सुंदर झील बन जाते हैं। हिमनद के द्वारा लाए गए पदार्थ जैसे छोटे बड़े शैल, रेत एवं तलछट मिट्टी निक्षेपित होते हैं। ये निक्षेप हिमनद हिमोड का निर्माण करते हैं। ठीक है, हिमनद यानी कि बर्फ़ की नदी जो अपने साथ बहा करके लाई, ठीक है, उसको जमा कर दिया, इसको हिमोड नाम दिया जाता है। क्या नाम दिया जाता है? हिमोड कहा जाता है। ठीक है, यहाँ पे आप आसानी से बर्फ़ की नदी को देख पा रहे होंगे। ये देखिए, बर्फ़ की नदी बह रही है, यहाँ से बर्फ़ ये सब यहाँ पे आ रहा है। आगे बढ़ेंगे। अब पवन के कार्य, वायु के क्या कार्य हैं, हवा के, वो समझिए। ये जो है ये पिक्चर, ये बालू टिब्बा है। क्या होता है बालू टिब्बा, अभी समझिए आप। वेरी गुड, बहुत इंपॉर्टेंट क्लास। अभी इससे रिलेटेड किस तरीके से प्रश्न बनते हैं वो भी आप देखेंगे। पवन के कार्य, रेगिस्तान में पवन, वायु, एयर, अपरदन और निक्षेपण का प्रमुख कारक है। आपसे प्रश्न पूछ लेगा, रेगिस्तान में अपरदन और निक्षेपण का प्रमुख कारक है कौन है? वायु है, जल है, हिमनद है, क्या है? तो वो पवन है। रेगिस्तान में आप छत्रक के आकार के शैल देख सकते हैं। छत्रक मतलब मशरूम के आकार के। मशरूम देखिए आपने, मशरूम इस तरीके से होती है कुछ, है ना? इस तरीके के आकार के शैल देख सकते हैं, जिन्हें सामान्यतः छत्रक शैल कहते हैं। पवन शैल के ऊपरी भाग की अपेक्षा निचले भाग को आसानी से काटती है। जो पवन होती है वो शैल के ऊपरी भाग की अपेक्षा किस भाग को? निचले भाग को आसानी से काटती है। इसलिए ऐसी शैल के आधार पर संकीर्ण और शीर्ष विस्तृत हो जाते हैं। शीर्ष, ऐसी शैल के जो आधार होते हैं वो संकीर्ण और आधार, जैसे आधार का मतलब है कि जो नीचे का हिस्सा है वो संकीर्ण हो जाता है, पतला हो जाता है, और जो इसका शीर्ष होता है, ऊपर का हिस्सा, वो बड़ा हो जाता है। पवन चलने पर यह अपने साथ रेत को एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाती है। जब पवन का बहाव रुकता है तो ये रेत गिरकर छोटी पहाड़ी बनाती है। इसी को बालू टिब्बा कहा जाता है। जब बालूकण महीन और हल्के होते हैं तो वायु उनको उठाकर बहुत दूर ले जा सकती है। जब ये बालूकण विस्तृत क्षेत्र में निक्षेपित हो जाते हैं तो इसे लोएस नाम दिया जाता है। चीन में विशाल लोएस निक्षेप पाए जाते हैं। इस तरीके से चैप्टर कंप्लीट होता है। अब 2023 और 2024 में इन 2 सालों में
इस चैप्टर से जो प्रश्न पूछे गए हैं वो हम लोग डिस्कस करेंगे। अगर आपने चैप्टर को ठीक से पढ़ा है तो ये प्रश्न हल करके कमेंट में आंसर दीजिए इनका, ठीक है। चलिए बाकी जो मेन प्रश्न है वो हम हल कराते हैं। यह आपके सामने पहला प्रश्न कहता है निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। ये कुछ लैंड फॉर्म्स हैं, ये उनके घटक हैं, एजेंट्स हैं, यानी कि तटबंध किसकी वजह से तैयार होता है, स्टैक किसकी वजह से तैयार होते हैं, इनका क्या घटक है, छत्रक शैल को कैसे निर्माण होता है, हिमोड कैसे निर्माण होता है। देखिए तटबंध जो हैं, तटबंध मैंने आपको समझाया था पिक्चर दिखा करके कि जो नदी बह रही है उसके साइड में जो ऊंचा स्थान होता है वो तटबंध कहलाता है। तो जाहिर सी बात है। अच्छा ये जो प्रश्न है ये कह रहा है कि इसमें कौन सा सही है, ए और बी का मिलान सही है या ए और बी, कहने का मतलब है कि इनका मिलान क्या सही है, क्या तटबंध के साथ पवन सही है, स्टैक के साथ समुद्री तरंग सही है, क्या छत्रक शैल, इसमें कौन सा ऑप्शन सही है, ए सही है, बी सही है, सी या डी का मिलान सही है। तो देखिए तटबंध जो है अगर यहाँ पे नदी होता, क्योंकि तटबंध कहाँ बनते हैं, नदी के किनारे, ठीक है, नदी का जो ऊंचा किनारा है वो तटबंध कहलाता है। तो अगर यहाँ पे नदी होता तो ये ऑप्शन हमारा राइट हो जाता, यहाँ पे नदी नहीं है तो ये गलत हो गया। वेरी गुड। स्टैक मैंने आपको समझाया था, स्टैक क्या है कि दीवार जैसी आकृति होती है समुद्र में, ठीक है, जिनके ऊपर का छत भी उड़ जाता है। मैंने दिखाया था अभी साइड में एक ऐसे दीवार बनी हुई थी समुद्र में, उसे स्टैक कहते हैं। तो स्टैक क्या है, समुद्री तरंगे हैं, ठीक है, समुद्री तरंगों की वजह से बनता है, इसलिए समुद्री तरंग, ये ऑप्शन हमारा सही है, बी वाला। छत्रक शैल क्या इसका घटक नदी है, नहीं, छत्रक शैल बनते हैं किसकी वजह से, छत्रक शैल का निर्माण होता है पवन की वजह से, वायु की वजह से, इसलिए ये भी कट जाएगा। हिमोड जो है, हिमोड जाहिर सी बात है हिमनद की वजह से हिमोड का निर्माण होता है। जब बर्फ़ की नदी अपने साथ जो पदार्थ बहा करके ला करके जो निक्षेपित कर देती है उसे हिमोड नाम दिया जाता है। तो कुल मिलाकर के ये भी सही है, ठीक है, ओके। अब आप समझ गए, तटबंध अगर यहाँ पे नदी होता तब सही होता, छत्रक शैल अगर यहाँ पे पवन होता तब सही होता, यहाँ पे स्टैक समुद्री तरंग सही है, हिमोड हिमनद सही है, यानी कि बी और डी सही है, ठीक है, बी और डी का मिलान यहाँ पे सही है। तो बी और डी का मिलान यहाँ पे सही है। वेरी गुड। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न लेते हैं। प्रश्न कहता है निम्नलिखित कथनों के लिए सही विकल्प का चयन कीजिए। चलिए पहले कथन पढ़ लेते हैं। अंतर्जनित बल, एंडोजेनिक फोर्स कभी कभी आकस्मिक गति उत्पन्न करते हैं। भूकंप और ज्वालामुखी जैसी आकस्मिक गति के कारण पृथ्वी की सतह पर अत्यधिक हानि होती है। इसमें कौन सा ऑप्शन सही है और कौन सा गलत है, आइए देखते हैं। इस प्रश्न का आंसर यहाँ पे सटीक दिया हुआ है। कहता है, दोनों ऑप्शन लिखे हैं ऊपर नीचे बिल्कुल सेम टू सेम। अंतर्जनित बल कभी कभी आकस्मिक गति उत्पन्न करते हैं, कभी कभी आकस्मिक गति उत्पन्न करते हैं, ये ऑप्शन हमारा ए था। दूसरा कह रहा था कि भूकंप और ज्वालामुखी जैसी आकस्मिक गति के कारण पृथ्वी की सतह पर अत्यधिक हानि होती है। तो ए और बी दोनों यहाँ पे सही हैं। ओके, तो ए भी सही है, बी भी सही है। हम ऑप्शन देखते हैं इसका क्या कह रहे हैं, ए और बी। अच्छा ये भी बात तो देखनी है सही व्याख्या कौन कर रहा है। तो इसमें ए और बी दोनों सही हैं, ए और बी दोनों सही हैं। यहाँ पे जो बी है वो ए की सही व्याख्या कर रहा है। क्यों? क्योंकि जो बी ऑप्शन है हमारा, भूकंप और ज्वालामुखी जैसी जो आकस्मिक गति के कारण ही तो ये भूकंप आता है, ज्वालामुखी फटता है। किसकी वजह से? जो अंतर्जनित बल है, जो एंडोजेनिक फोर्स है, उसमें जब आकस्मिक गति होती है तभी भूकंप और ज्वालामुखी जैसी घटनाएं घटित होती हैं और पृथ्वी पर अत्यधिक हानि होती है। बी जो है वो ए की सही व्याख्या है। ए जो स्टेटमेंट है उसका व्याख्या किस में हो रही है? ए जो स्टेटमेंट है इसकी पूरी व्याख्या हमको इसमें मिल रही है। तो बी ए की सही व्याख्या है, ये ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न क्या कहता है। प्रश्न कहता है निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सही विकल्प का चयन करें। जिस मैदान पर हम खड़े हैं उसमें धीरे धीरे गति हो रही है। ठीक है, पृथ्वी के अंदर होने वाली इस लगातार गति के लिए आंतरिक और बाहरी प्रक्रियाएं उत्तरदायी हैं। अब इसका आंसर सीधा सीधा आपको नहीं मिलेगा, लेकिन हमने सेम चीज़ पढ़ी भी है, हमने यही तो पढ़ा है अभी। भाई ये कह रहा है कि जिस स्थान या जिस मैदान पर हम खड़े हैं, हम कहाँ खड़े होते हैं? हम स्थल मंडल पर हैं। ठीक है, और स्थल मंडल अनेक प्लेटों से बना हुआ है और इसमें हमेशा धीमी गति से
क्या हो रहा है, इसमें धीमी गति से यानी कि धीरे धीरे गति हो रही है इसमें, ठीक है। और दूसरा पॉइंट ये लिखा था कि पृथ्वी के अंदर और बाहर वाली जो क्रियाएं हैं वो इसके लिए उत्तरदायी हैं। तो ये जो गति हो रही है इसके पीछे कारण क्या है कि इसमें बल लग रहा है। कौन सा बल लग रहा है, इसमें आंतरिक बल लग रहा है और बाहरी बल लग रहा है, जिसकी वजह से ये गति हो रही है। मैंने कहा था कि बिना बल के कोई भी गति नहीं होती है, ठीक है। तो वही यहाँ पे है कि इसमें आंतरिक बल और बाहरी बल लग रहा है, जिस वजह से जिस मैदान पर हम खड़े हैं उसमें धीरे धीरे गति हो रही है। तो इसके पीछे ये स्टेटमेंट है। इसके अगर राइट आंसर की बात करें तो यहाँ पे ए और बी ये तो दोनों सही हैं, और जो बी स्टेटमेंट है वो सही व्याख्या कर रहा है ए की, इसलिए ऑप्शन ए राइट हो जाता है। अगला प्रश्न लेते हैं। तो देखिए इसी तरीके से प्रश्न आपके बनते हैं, ध्यान दीजिएगा। कहता है कि पवन के निक्षेपण को क्या कहा जाता है। यहाँ पे आंसर दिया है कि जब बालू कण महीन एवं हल्के होते हैं, जब बालू के कण महीन और हल्के होते हैं तो वायु हवा इनको उठा करके बहुत दूर ले जाती है। जब ये बालू कण विस्तृत क्षेत्र में निक्षेपित हो जाते हैं तो इसे लोएस नाम दिया जाता है। क्या कहा जाता है, लोएस। ऑप्शन इसमें जो ए रहेगा लोएस वह आपका राइट हो जाएगा। इतनी बात क्लियर है, आगे बढ़ेंगे। चलिए अगला प्रश्न देखिए। प्यारे दोस्तों आपको बताते चलें कि आपके जो सीटेट के एसएसटी का जो कंटेंट है वो प्रिपेयर हो रहा है। कहने का मतलब है नोट्स आपके प्रिपेयर हो रहे हैं। जब सीटेट नोटिफिकेशन आएगा, सीटेट में जब एग्ज़ाम का नोटिफिकेशन आएगा उसके बाद से आपको नोट्स दिए जाएंगे, तब तक आप इन वीडियोज़ से पढ़ते रहिए, ठीक है। नोट्स को विधिवत तरीके से तैयार किया जा रहा है जिससे कि आप बेहतर कर सकें, कम समय में अच्छा कर सकें, ठीक है। अभी क्या कर रहे हैं, अभी आप डिटेल में पढ़ रहे हैं, एक एक चीज़ को पढ़ रहे हैं, ओके। बाकी एक बात और है कि अगर कोई मेहनत कर रहा है तो उसकी मेहनत की सराहना करनी चाहिए। आप हमारी वीडियोस को लाइक करें और कमेंट करें। आपके कमेंट का दिल से स्वागत है। अपने दोस्तों तक कॉलेज ग्रुप में वीडियोस को शेयर करें। इस तरीके का कंटेंट आपको कोई नहीं देगा। ये ऑफिशियल एनसीईआरटी की जो थ्योरी है उसको हम लोग पढ़ रहे हैं, प्लस पर चैप्टर, हर चैप्टर के अलग से पीवाईक्यू ढूंढना ये बहुत कठिन होता है। हम सारे पीवाईक्यू पलटते हैं और तब आपको 7-8 क्वेश्चन निकाल करके देते हैं, जिससे कि आप समझ पाएँ कि हाँ इस चैप्टर से इसी तरीके से प्रश्न हमसे पूछा जाएगा। प्रश्न कहता है कि तटीय क्षेत्रों में समुद्री गुफाएं बनती हैं। समुद्री गुफाओं के निर्माण के लिए उपयुक्त कारण का चयन कीजिए कि जो समुद्री गुफाओं का निर्माण होता है उसके पीछे क्या रीज़न होता है। यहाँ से इस प्रश्न का आंसर हमको मिल रहा है कि समुद्री तरंग के अपर्दन और निक्षेपण की वजह से ऐसा होता है। तरंगों द्वारा अपर्दन और निक्षेपण होता है जिससे तटीय स्थल आकृतियाँ बनती हैं, और समुद्री तरंगें लगातार शैलों से टकराती रहती हैं जिससे दरार विकसित होती है। समय के साथ ये बड़ी और चौड़ी होती जाती हैं और इनको फिर समुद्री गुफा कहा जाता है। तो ये समुद्री गुफा जो बनती है तटीय क्षेत्रों में, इसके पीछे कारण क्या है, तरंगों के द्वारा अपर्दन और निक्षेपण, ओके। तो यहाँ पे जो ऑप्शन ए है हमारा, तरंग द्वारा अपर्दन निक्षेपण, वह आपका बेस्ट ऑप्शन होगा। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न आपके सामने देखिए, ये टाइप इसलिए है क्योंकि ये 2 पेज में था, इसका फोटो सही से आ नहीं रहा था तो हमने टाइप कर दिया। प्रश्न कहता है अभिकथन है और कारण है। कथन कहता है स्थलमंडलीय प्लेट हमेशा धीमी गति से चारों तरफ घूमती रहती हैं, प्रत्येक वर्ष केवल कुछ मिलीमीटर के लगभग। कारण क्या दिया है, पृथ्वी के अंदर पिघले हुए मैग्मा में होने वाली गति की वजह से ऐसा होता है। आइए समझते हैं। आंसर दिया है आपका कि स्थलमंडलीय प्लेट हमेशा धीमी गति से चारों तरफ घूमती रहती हैं, प्रत्येक वर्ष कुछ मिलीमीटर के लगभग, ठीक है। पृथ्वी के अंदर पिघले हुए मैग्मा में होने वाली गति के कारण ऐसा होता है। दोनों स्टेटमेंट मिल गए आपको। तो इसमें जो ऑप्शन हमारा ए और आर दोनों सही हैं। आर ए की सही व्याख्या करता है, यानी कि जो पिघला हुआ मैग्मा है उसमें गति होती है तभी ये घटना घटती है। ऑप्शन ए यहाँ पे आपका राइट हो जाता है। अगला प्रश्न एक और प्रश्न, ये आपका लास्ट प्रश्न रहेगा आज का। प्रश्न कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा अपर्दन अभिकर्ता बालू का टिब्बा के निर्माण के लिए उत्तरदायी है। बालू का टिब्बा किस वजह से बनता है। तो यहाँ पे प्रश्न है। अच्छा, आपसे फिर कहेंगे कि यदि आपको क्लास पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक और एक कमेंट जरूर करें। जब पवन का बहाव रुकता है तो ये रेत गिरकर छोटी पहाड़ी बनाती है, इसी को बालू टिब्बा कहते हैं। किस वजह से बनता है,
पवन की वजह से, वायु की वजह से। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? अपर्दन अभिकर्ता जो बालू टिब्बा का निर्माण करता है उसके लिए विंड यानी कि पवन उत्तरदायी है। इस तरीके से इसमें ऑप्शन ए राइट हो जाता है। ठीक है प्यारे दोस्तों, हालांकि हमारी क्लास 3 बजे होती है, आज क्लास लेट हो गई इसलिए आपको लेट मिल पा रही है। बहुत बेहतरीन प्रश्न, बहुत अच्छा चैप्टर। इसी तरीके से हिस्ट्री और ज्योग्राफी की क्लास हमारी रोज हो रही है, एक भी क्लास आप मिस ना करें। यदि आप नए जुड़े हैं तो प्लेलिस्ट बनी हुई है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहां से क्लिक कीजिए, सभी वीडियोज़ को सीक्वेंस में देखिए। थैंक यू सो मच।